न्यूज चॅनल वाले आले, चल लवकर. आले का? हो. जरा ये मला मदत कर. ये पहन तो लूं. पकड़. दुर्गा जी, आपके एरिया के लोग आपको आपके नाम से नहीं बल्कि गोल्ड वुमेन के नाम से पुकारते हैं. कैसा लगता है आपको? क्या खुशी होती है? हाँ, होती है ना खुशी. बोले तो गर्व भी होता है. मतलब जिससे सोचा था ना मैंने, बिल्कुल वैसा ही हुआ है सब. छोटी थी तो औरत लोगों के गहने देखती थी तो सब मेरे पे चिढ़ते थे. तभी मैंने सोचा एक दिन इतना गहना पहनूंगी, इतना गहना पहनूंगी कि अक्खा गाँव देखता रह जाएगा. कितने किलो होगा ये सोना? होगा कुछ 22 किलो. अरे आप लोग अंदर आओ ना. आओ अंदर आओ. या ना या आइए, अपना घर दिखाती है आपको. हाँ, ये दोनों हमारे जावई जमाई. हाँ हाँ. ठीक. नमस्ते. और ये आ जाओ. ये तीनों मेरी बच्चियां, मेरा परिवार. मैं अपने परिवार को बहुत चाहती हूँ और इनके लिए ना कुछ भी कर सकती है मैं. आखे गाँव को मालूम है ये बात. हाँ, इसलिए कोई हिम्मत नहीं करता इनकी तरफ आंख उठा के देखने की भी, क्योंकि उनको मालूम है ऐसा कोई हिम्मत करेगा ना तो ये दुर्गा है ना, उसकी आंख निकाल डालेगी. हाँ. दुर्गा म्हणतात मला. दुर्गा. अपने इधर तो गलत काम चलता ही नहीं ना. ये हमारा कोलीवाड़ा है. हाँ, और आगे जाने के बाद ना उधर समुंदर है. ए वो देखो गोल्ड वुमेन. चलो उनके साथ एक सेल्फी खींचते हैं. मैडम, क्या हम आपके साथ एक सेल्फी खींच सकते हैं? हाँ, क्या ना. या ये जितनी भी नाव दिख रही है ना, सब मेरी है. अपना ही सिक्का चलता है इधर. कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता मेरा. मत मार मेरे को मत मार. ये सोने के वास्ते मारता मेरे को. ये चाहिए तेरे को? ये ले, ये चाहिए. ये भी ले ले, सब ले ले. तेरे को सोना नहीं चाहिए? दुर्गा एक आत्मनिर्भर औरत थी. वो एक जिम्मेदार माँ थी और एक आदर्श नागरिक भी. दुर्गा हमेशा लाखों के गहनों से लदी रहती थी. ये सोना उसका शौक भी था और उसकी पहचान भी. पूरे इलाके में वो गोल्ड वुमन के नाम से जानी जाती थी. वो एक दबंग और रौबदार महिला थी. लोग उससे डरते भी थे और उसका सम्मान भी करते थे. तो फिर ऐसा क्या हुआ कि उसके किसी अपने या नजदीकी ने ही उसे मौत के घाट उतार दिया. जाहिर तौर पर तो ऐसा नहीं लग रहा था कि ये खून उन सोने के गहनों के लिए किया गया था. और अगर ये सच था तो फिर इस खून का मकसद क्या था और वो कौन शख्स था जिसने अपना बनकर उसकी पीठ में छुरा भोंका था. मैडम मेरी आई गुम हो गई है. मुझे कंप्लेंट लिखवानी है. तुम्हारे आई मतलब गोल्ड वुमन? मैडम, ये दुर्गा सावंत है, विरार गांव की गोल्ड वुमन. क्या? हाँ मैडम, पूरा गांव इसे गोल्ड वुमन के नाम से ही जानता है. लगभग 50 किलो के आसपास के गहने पहनती है ये. 50 नहीं सर, 50 नहीं, 20-22 किलो सोना. लेकिन ये इतना सोना क्यों पहनती है? मैडम, वो आई को गहनों का बहुत शौक है. बचपन से सपना था उसका कि इतना गहना पहने कि सब लोग देखते रह जाए. ऐसा कोई इंसान जिससे आई का कोई झगड़ा वगैरह हुआ हो या फिर आपके परिवार से कुछ बनती नहीं हो? नहीं मैडम, ऐसी तो कोई बात नहीं है. ये आपकी आई कुछ काम बिजनेस करती? इतना सोना लेने के लिए पैसा तो चाहिए. पैसा तो आता है ना मैडम. 10 बोट है हमारी, 3 गाले हैं मच्छी मार्केट में, उसका भाड़ा भी आता है. तुमने तुम्हारी आई को आखिरी बार कब देखा था? जी वो कल रात को. आई, क्या हुआ? क्या ढूंढ रही है? नहीं कुछ नहीं.
अच्छा सुन, मैं बाहर जाके आती, तो तू दरवाजे खिड़की फिर से बंद कर लेना, ठीक है? मैं आके बोलती। हाँ आई बढ़िया थी। अरे फिर उसके बाद आपने आपके आई को कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की? मैंने फोन किया था, लेकिन आईफोन घर पर ही छोड़कर चली गई। ठीक है, परम मॅडम यांची कंप्लेंट होऊन घ्या। देखिए, जहाँ तक मेरा तजुर्बा है, ये सिंपल मिसिंग केस नहीं है। इस केस के पीछे कहानी है। ये दुर्गा की फैमिली में कौन कौन लोग हैं? मॅडम, दुर्गा सावंतला 3 मुली, शीतल, आरती और सेजल। इसमें से 2 बड़ी बेटियां यानी शीतल और आरती, इन दोनों की शादी हो चुकी है। उनकी शादी एक ही घर में हुई है और उनका ससुराल इसी गांव में है। सेजल के हिसाब से दुर्गा रात को जब बाहर निकली थी तब टॉर्च लेकर निकली थी। इसका मतलब है वो जहाँ जा रही थी वहाँ अंधेरा था। देखिए, हमें पता करना होगा वो गई कहाँ थी। गावात जरा विचारपूस करा, किसी ने तो उसे जाते हुए देखा होगा। ओके मैडम। और मैडम, मुझे ऐसा लग रहा है कि दुर्गा सावंत गायब हुई उसकी एक वजह वो जो गहने पहनती थी वो भी हो सकती है। हो सकता है। ये पता करो, दुर्गा और उसके बेटियों के बीच में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं थी ना? अगर तीनों इसी गांव में रहते तो सेजल के साथ कंप्लेंट लिखवाने क्यों नहीं आए? मुझे तो लगता है ये दुर्गा सावंत के गायब होने का किसी को कोई दुख नहीं है। सेजल के साथ तो कोई नहीं आया था कंप्लेंट लिखवाने। ऐसी बात नहीं है मैडम, दुर्गा गायब है। ये बात हम लोगों को तब पता चली जब सेजल पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट लिखवा के आ गई। किसी पे कोई शक है जो दुर्गा को नुकसान पहुंचा सकता है? नहीं मैडम, ऐसी तो कोई बात नहीं है। और उनसे नफरत तो क्या, उल्टा सब लोग उनसे बहुत प्यार करते हैं। और जिस रात को वो गायब हुई थी उसी शाम को हमारे घर आई थी वो, और मुझे तो एकदम नॉर्मल लग रही थी। ऐसा लगा ही नहीं मुझे कि कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है, जब तक दुर्गा सावंत मिल नहीं जाती है, हमारे परमिशन के बगैर आप गांव छोड़कर नहीं जाएंगे। चलो तावड़े। हाँ साहब, देखा था 2 दिन पहले। मैं अपने दोस्तों के साथ पत्ते खेल रहा था तो ताई को बस्ती के बाहर जाते हुए देखा। दुर्गा ताई इतनी रात को किधर जा रही हैं? साहब बहुत जल्दी में थी। उसकी किसी के साथ कोई दुश्मनी, कोई झगड़ा है? नहीं साहब, हमारी बिरादरी बहुत इज्जत करती है ताई की। ताई ने तीनों बेटियों को पाल पोस के अकेले ही बड़ा किया। बहुत मुश्किल जिंदगी देखा साहब। अकेले मतलब उसका पति नहीं है? है सर, पर नाम के बराबर। बहुत साल से दोनों अलग रह रहे हैं साहब। मेरे को लगता है कि उसने ताई को छोड़ भी दिया। नाम क्या है उसके पति का? महादेव सावंत सर। साहब, दुर्गा ताई को रात को 10 बजे के आसपास मैंने जंगल की तरफ जाते हुए देखा। दुर्गा ताई इतनी रात को जंगल की तरफ कहाँ जा रही हो? मैं आऊँ क्या साथ में? नहीं, कोई काट के खाने वाले का मेरे को। मैं जाती हूँ, तू जा अपने रास्ते चल। किस तरफ है जंगल? गांव के पीछे की तरफ है साहब। दूसरे गांव में जाने के लिए शॉर्टकट है, पर डर के मारे कोई जाता नहीं उधर। अगर दुर्गा सावंत इसी रास्ते जंगल से आई है तो हमें जरूर कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए। जरा ठीक तरह से ढूंढो, कुछ मिलता है कि देखो। ये कुत्तों की भौंकने की आवाज क्यों आ रही है? हो सकता है सर उनको कुछ खाने को मिल गया हो। मैडम क्या बदला? मैडम, जंगली कुत्तों ने बॉडी को काफ़ी हद तक खाया है। बॉडी के पास ये खून और खून से लथपथ वो पत्थर, यही मिला है। लगता है इसी पत्थर से सर पर वार करके खून किया गया है। एक काम करा, बॉडी पोस्टमॉर्टम के लिए भेजो। मौत का असली रीजन सामने आ जाएगा। आणि घरच्यांना बोलवा फॉर्मॅलिटीजसाठी। ओके मैडम। दुर्गा मर चुकी थी। उसकी लाश बहुत ही दयनीय अवस्था में मिली थी। लाश को जंगली जानवर खा चुके थे। उसकी बॉडी से गहने भी गायब थे, लेकिन अगर ये कत्ल गहनों के लिए नहीं किया गया था तो गहने गए कहाँ? ये मारने वाला और गहने चोरी करने वाला 2 अलग अलग लोग थे। और इतनी रात को दुर्गा किससे मिलने गई थी? और वो कौन शख्स था जिसने उसे वहां बुलाया था? और लाश के पास वो अजीब सी गंध किसकी थी? सवाल ही सवाल थे और जवाब अभी दूर थे कि तभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने इस केस को एक नया मोड़ दे दिया। देखिए, पीएम रिपोर्ट के हिसाब से दुर्गा की मौत रात को 9:30 से 12:30 बजे के बीच हुई है, सर पर चोट लगने से। और उसके पेट में काफी मात्रा में शराब भी मिली है, और वो भी देसी। वो बदबू भी देसी दारू की थी। लेकिन क्या दुर्गा को इतनी बुरी लत थी शराब की कि इतने रात को वो जंगल निकल गई शराब पीने? मैडम, ये भी तो हो सकता है कि वो खुद ना गई हो, उसे किसी ने बुलाया हो और उसे फिर इतनी शराब पिला दी कि वो बेहोश हो गई। बाद में उसे मार डाला आणि सगळे दागिने घेऊन तो पळून गेला असेल।
हो सकता है, लेकिन वो आदमी उसके भरोसे का होना चाहिए। पर कौन होगा वो? और एक बात, हमें पता लगाना होगा ये दुर्गा को शराब की लत थी या नहीं, और अगर गहने चोरी हुए तो ब्लैक मार्केट में बिकने जरूर आएंगे। एक काम करा रहेगा, गहनों का मैं देखती हूँ, ये पता करो ये दुर्गा शराब किससे खरीदती थी। ये दुर्गा साहब, गोल्ड वुमन, तुम्हारे पास शराब खरीदने आती थी? नहीं साहब, वो क्यों खरीदेगी? वो तो पीती ही नहीं थी दारू। चुपके चुपके अगर पीती होगी तो मुझे मालूम नहीं। उसके परिवार में से कोई या उसे जानने वाला तुम्हारे पास शराब के लिए आता था? वो साहब, वो उसका मर्द है ना महादेव, वो आता है अपने बस दारू पीने के लिए। 9 तारीख को आया था वो तुम्हारे पास? अरे साहब, एक नंबर था बेवड़ा है, तो रोज आता है इधर। बात सुनो, ये देखे, इधर कोई भी आएगा मेरे को पूछेगा तो बोलना मैं इधर है ही नहीं। क्यों, क्या हुआ? वो दुर्गा है ना, उसका खून हो गया। तूने मार दिया उसको? ये तेरे को क्या करने का है? हाँ? हमारे बीच का सबसे बड़ा कांटा तो निकल गया ना, अब हम शादी कर सकते हैं, तपस है ना तेरे लिए। जितना बोला है ना उतना कर, समझी? अब शांत रहिए। ये कौन है? ये मेरे मंगेतर है, रवि। ये आपकी आई इतने गहने पहनती है रोज? हाँ मैडम। जिस दिन घर से बाहर निकली थी उस रात को भी क्या यही सारे गहने पहने हुए थे? हाँ मैडम। तुम्हारे आई को शराब की लत थी क्या? नहीं मैडम, बिल्कुल नहीं। तो घर में ऐसा कोई हो जो शराब पीता हो? बाबा पीते थे। बाबा शराब पी के आई के साथ झगड़ा करते थे। 8 साल से बाबा हमारे साथ नहीं रहते। मैडम, मुझे तो याद भी नहीं है कि आखिरी बार मैंने बाबा को कब देखा था। बाबा तो होके भी नहीं थे और अब आई भी चली गई। आप लोग जा सकते। शिंदे, महादेव को उठाओ उसके घर से और यहाँ लेकर आओ। ठीक है मैडम। रेगे, दुर्गा का वीडियो एरिया के सारे ज्वेलर्स को दिखाओ और पता करो कोई गहने बेचने आया था या नहीं, और अगर नहीं तो उनको वार्निंग दो कि अगर कोई भी गहने बेचने आता है तो हमें इन्फॉर्म करें। ओके मैडम। पूरे 24 किलो है, संभाल के ले जाना। और हाँ, मेरा कट याद रखना। किसी को मारा वारा तो नहीं ना? अरे नहीं यार, मैंने नहीं मारा। तूने नहीं मारा तो किसने मारा? अरे जिसका ये है उसके किसी नज़दीक के रिश्तेदार ने मारा। महादेव साहब कुछ है, बुलाओ उनको। जी वो घर पे नहीं है, बाहर गाँव गए किसी काम के लिए। आएंगे तो बोलना, बड़े साहब ने पुलिस स्टेशन में बुलाया है। लवकरात लवकर येऊन हाजिरी द्या। जी बोलती हूँ। पूरा 24 किलो है, लेकिन तू बेचेगा कैसे? अरे यार, तुम्हें क्या करना है उसके बारे में? उसमें हिस्सा है मेरा। मेरे दोस्त, तू बेफिक्र रहना, तेरा हिस्सा मिल जाएगा तुझे। ओके, जा। मैडम, महादेव साहब गांव से बाहर गए। कल तक वापस नहीं आता है तो जहाँ भी गए वहाँ से उठाओ उसे। यस मैडम। मैडम, ये वो केस की फाइल है जो आबा गावित ने दुर्गा के खिलाफ की थी, लेकिन दुर्गा के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, इसलिए ये केस क्लोज हो गया। इल्जाम क्या था? मैडम, आबा गावित का कहना है कि दुर्गा उसे मारना चाहती थी। दुर्गा ने उसके बोट में जानबूझकर छेद किया था ताकि जब भी वो बोट लेकर समुद्र में जाए तो बोट के साथ डूब जाए। रेगे, ये गहनों की चोरी के आड़ में कहीं पुरानी दुश्मनी का केस तो नहीं है? एक काम करा, अपने खबरियों से आबा गावित की इन्फॉर्मेशन निकालो और जरा भी शक है तो उठाओ उसे। ओके मैडम।
रेगे साहब, ये दुर्गा और गाबित के बीच में कोई लफड़ा था क्या? अरे साहब, वो गावित का लड़का है ना दर्शन का, वो दुर्गा की 2 नंबर लड़की है ना आरती, उसके साथ उसका टाका फिट हो गया था। वो दुर्गा को मालूम पड़ गया। अभी तो वो गांव छोड़ के मुंबई चला गया। मुंबई में किधर काम करके सेटल हो गया। अभी पिछले हफ्ते आकर गया है। और वो कांड के बाद तो दुर्गा ताई ने अपनी बेटी की शादी वो अजीत तांडेल के साथ करवा दी। तो एक काम कर, हाँ ये तांडेल फैमिली के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल। हाँ हाँ सर। और सेठ जी नमस्कार, कैसे हो? बस बढ़िया। पूरा 24 किलो है और प्योर गोल्ड है। हाँ चेक करना पड़ेगा। हाँ चेक करो, लेकिन मैं कब आऊँ? तू तेरा मोबाइल नंबर छोड़ के जा, मैं तुझे बाद में कॉल करता हूँ। आप जरा बाहर रुकेंगे, हमें इनसे पूछताछ करनी है। जी ठीक है। बैठिए। आरती, आपके और दर्शन के बीच में जो कुछ भी चल रहा था हमें सब कुछ पता है। तो अगर आप चाहती हैं कि आपके आई का कातिल पकड़ा जाए तो दर्शन से जुड़ी सारी बातें हमें बताइए। बोलिए। मैम, मैं दर्शन को बहुत चाहती थी। उसने मेरे को शादी का वादा भी किया था, लेकिन मेरे को उसकी सच्चाई का मालूम नहीं था। वो जो बोलता था मैं मानती थी। फिर वो दिन, अरे तेरे को क्या लगता है वो दर्शन के साथ तेरा क्या चक्कर चल रहा है? मेरे को मालूम नहीं। तेरा दर्शन है ना, हरिश्चंद्र दर्शन, इसकी असलियत तेरे सामने लाती अभी मैं। मनीषा, ये देख, ये है मनीषा। ये तेरा जो दर्शन है ना, इसको भी बोला था तेरे साथ शादी मनाएगा। हाँ, इसको येड़ा बनाया, येड़ा इतने साल, और गया छोड़ के इसका पैसा वैसा लूट के। और वो भी ना तेरे को लूटने चला है वो। आई तू झूठ बोल रही। दर्शन ऐसा नहीं कर सकता। आई बता इसको। काकी झूठ नहीं, सच बोल रही है। और सिर्फ मैं ही नहीं, गांव में तुम्हारे और मेरी जैसी कितनी लड़कियां हैं जिनको दर्शन ने शादी का झांसा दिया है। मैं इसको समझाती हूँ, जा तू। तेरा क्या है? क्या बातें सुन रही हो? चल काम करना। इधर क्या है? तू आ, बैठ इधर। आरती, तेरे को मालूम है ना तुम तीनों को कैसे पाल पोस के बड़ा किया मैंने? देख, मेरी कसम है, तेरे को बोल, वादा कर, तू नहीं मिलेगी उस लड़के को। बोल जल्दी। आई तू रो मत। आई तू जो बोलेगी मैं करूंगी। आई बस तू रो मत। तू देखना अभी तेरी शादी ऐसे धूमधाम से मनाएगी ना, आपका गांव देखता रह जाएगा। शांत रहिए आप। लीजिए पानी पीजिए। आपके आई की किसी के साथ जाति दुश्मनी थी या फिर फैमिली में ऐसा कोई जिसके साथ दुर्गा की बनती नहीं हो? नहीं मैडम, बाबा के अलावा आई का कभी किसी से कोई झगड़ा नहीं था। ठीक है, आप जा सकती हैं। हेलो पप्पू, जल्दी से दुकान में आ जा। मैडम, मार्केट के हर एक ज्वेलरी दुकान पर हमने नजर रखी थी, मगर दुर्गा के गहने बेचने अब तक कोई भी नहीं आया। हो सकता है विरार के बाहर गहने बेचने की कोशिश हो। एक काम करा तावड़े, ये दुर्गा की ज्वेलरी वाली फुटेज डिस्ट्रिक्ट पुलिस को भी भेजो और बोलो मार्केट पे नजर रखे। ओके मैडम। मैडम, ये दर्शन गावित और उसके बाद आबा गावित के कॉल रिकॉर्ड हैं। इन रिकॉर्ड के मुताबिक मैडम दर्शन गावित और आबा गावित के मोबाइल लोकेशन जिस वक्त दुर्गा सावंत का मर्डर हुआ, यानी 9:30 से 10:30 के बीच में जंगल के बाजू के रोड का ही दिखाई दे रहा है। उठाओ दोनों बाप बेटे को। ओके मैडम। ये नकली है? नकली को नकली नहीं तो क्या असली कहूँ? अरे सिर्फ मेरे ऊपर भरोसा रखो, मैंने एकदम प्योर गोल्ड दिया आपको। अच्छा,
तो तेरा कहने का मतलब ये है कि तेरा ये माल मैंने बदल दिया 8 घंटे में? अरे तेरा दिमाग तो ठिकाने पे है। एक काम करो, ये रख दो, मैं फिर आऊँगा। सर, मेल बॉडी है। मुझे लगता है इसकी हत्या किसी आपसी रंजिश की वजह से की गई है। एक काम करो, पता करो कल रात कितने मोबाइल यहाँ पे लोकेट हुए। ओके सर। एक आबिद, बाहर आ। चल हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना पड़ेगा। तो साहब मैंने क्या किया साहब? प्यार से बोलो तो समझ में नहीं आ रहा है। चल साहब, क्या आ रहा है? अगर तूने ये सब कुछ नहीं किया है तो तेरे मोबाइल का लोकेशन वही क्यों दिखा रहा है जहां दुर्गा का खून हुआ है? देख, हमें मालूम है तेरी और दुर्गा की दुश्मनी थी। अब तू बता, तूने और तेरे बेटे ने क्या प्लानिंग की है दुर्गा को मारने की? मैडम हम लोगों ने नहीं मारा मैडम। मेरा बेटा मुंबई जा रहा था, मैं उसको बस स्टॉप पे छोड़ने गया था मैडम। 10 बजे उसकी बस आने वाली थी मैडम। अभी वो बस स्टॉप भी जंगल के पास है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं मैडम? मैडम, आपसे मिलने कोई आया है? साहब, मैं प्रदीप पाटिल। वो दुर्गा ताई के मर्डर के बारे में कुछ बोलना था। बोलो। मैडम, वो दुर्गा ताई का समझी है ना, बलिराम, वो अपन लोग के बाकड़े तोड़ के उधर ना कोल्ड स्टोरेज बनाना चाहता था। रोज रोज का मचमचता था। एक दिन फिर वो अपने नेता लोग के साथ पहुंच लगा के अपन लोग की जमीन हड़पने पहुंचा उधर। ये बात ताई को पता चल गई। ताई आ गई उधर, हमारी तरफ से बोली। बाद में ना ताई और बलिराम के बीच बहुत बड़ा झगड़ा हो गया। अरे जब प्रदीप को जगह बेचने की ही नहीं है तो तू खरीदेगा कैसे? तू कला त्रास करते और काय को तेरे को हर काम में अपना नाक घुसाने का है? मेरे को भी देखने का है। प्रदीप का गाना तू खरीद के दिखा, मैं इसके साथ खड़ी है। अबे साली, पहले जाके अपना खुद का घर संभाल। पहले जाके अपने पति को संभाल जो दूसरी शादी कर रहा है दूसरी औरत के साथ। समाज सेविका बनने आई तू इधर, मेरे को सिखाने को आई तू इधर। मेरे को रोकने से अच्छा है अपने पति को जाके रोक। तू मेरे को पढ़ाए क्या? मेरे को दुर्गा, छोड़ मेरे को। देख, ये मत भूल, तेरी बेटी मेरी बहू है। सोच मैं क्या कर सकता हूँ। अरे साले, मैं दिखा दे मैं क्या कर सकती है तेरे को। ये देख, समझे? तू मेरी बेटी को हाथ तो लगा के दिखा। अगली टाइम चप्पल नहीं, ये कोई तो होगा हाथ में। ऐसे चीर डालेगी ना तेरे को कि सब गांव देखता रह जाएगा, समझे? मैडम, उसके बाद क्या हुआ मालूम नहीं, लेकिन मैडम ताई की वजह से ये बलिराम जैसे लोगों के साथ लड़ने के लिए हम लोगों को हिम्मत मिल गई साहब। और वो उस दिन भी आया था जिस दिन ताई का खून हुआ था। ठीक है, तुम जा सकते हो। देखिए, प्रदीप के बात में जरा भी सच्चाई है तो हो सकता है ये खून दो परिवारों की आपसी दुश्मनी का नतीजा हो। यार बलिरामवर लक्ष ठेवा जरा। मैडम, मुझे लगता है यह बलिराम को हमें उठा लेना चाहिए। 2 डंडे पड़ेंगे ना, सब कुछ सच उगल देगा। नहीं, अभी नहीं, पहले उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो, फिर देखते हैं। और मैडम, मैंने दुर्गा के बारे में भी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन निकाली। उसके पति महादेव ने जब से उसे छोड़ दिया है, अपना घर वही संभालती थी और अपने कोली समाज के लिए भी उसने अच्छा खासा समाज कार्य किया था। लेकिन देखिए, ये सब बाहरी इन्फॉर्मेशन है। हमें अंदर का कोई आदमी तोड़ना चाहिए जो दुर्गा को अंदर बाहर से पहचानता हो। सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से मर्डर रात को 2 से 4 बजे के बीच हुआ है और फोन लोकेशन के हिसाब से उस वक्त वहां सिर्फ 2 मोबाइल की लोकेशन दिख रही है। एक रघु यादव के नाम पर और दूसरा प्रशु सावंत के नाम पर रजिस्टर्ड है। मतलब इन दोनों में एक मरने वाला और दूसरा मारने वाला। रघु यादव है? नहीं, वो बाहर गए। कब गए? क्या हुआ साहब उनको? ये टी शर्ट? हाँ साहब, उनका ही है। क्या हुआ साहब उनको? उनका मर्डर हुआ है। साहब, बहुत दिन से बहुत परेशान थे वो। कुछ काम नहीं था ना, इसलिए।
पर 4 दिन पहले कहा था कि एक बड़ी डील होने वाली है और अच्छे पैसे मिलेंगे। कौन सी डील? वो नहीं मालूम साहब। अच्छा एक बात बताओ, उसने कभी परशु सावंत का जिक्र किया था? ये परशु का है, कुछ मालूम है? नहीं साहब, मैं भी उसको ढूंढ रहा था, भाड़ा भी नहीं दिया। परसों बोल रहा था कल पैसा मिलने वाला है, 12 महीने का भाड़ा एक ही साथ दे दूंगा, लेकिन देखो अब गायब है। मतलब दोनों के बीच में कोई डील हुई, मामला जमा नहीं और झगड़ा हो गया, और गुस्से में आकर परशु ने रघु को मार दिया और परशु भाग गया। उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ है। मोरे, परशु और रघु की कॉल डिटेल्स निकालो। ओके सर। 2 अलग अलग जगह 2 खून हुए थे और दोनों का ही ताल्लुक उन गहनों से था जो दुर्गा पहनती थी। मुंबई की पुलिस रघु के कातिल को ढूंढ रही थी और वहां विरार में दुर्गा के कातिलों की लिस्ट में एक और नाम जुड़ गया था, बलीराम तांडेल का। लेकिन ये सवाल अब भी अनछुए से थे कि दुर्गा का कत्ल किसने किया था और क्यों। दुर्गा अगर शराब नहीं पीती थी तो फिर उसके शरीर में इतनी भारी मात्रा में शराब कैसे पाई गई। और इसी उधेड़बुन में पुलिस के हाथ एक ऐसा गवाह लगा जिसने इस केस में एक नए पहलू का खुलासा किया। रखमताई, तुझ्याशी ना बोलायचं साहब, ये रखमताई है, दुर्गा ताई के यहाँ 20 साल से झाड़ू कटके का काम करती है। इसके बाद बहुत कुछ है तुमको बताने के लिए। वो फैमिली का जो भी कुछ पूछना है तुमसे पूछ लो। क्या आप बता सकते हैं कि दुर्गा और तांडेल के बीच में किस बात को लेकर कब से झगड़ा था? हो साहब, 1 बरस हो गया। अनिल भाऊ और वत्सलाबाई आई थी दुर्गा के घर में। धोखा दिया है तुमने हमको, झूठी कही कि बाहर बड़ी न्याय की देवी बने घूमती है। एक तो मैं किसी का सुन के नहीं लेती, तमीज से बात करो। तमीजों वाली, झूठ बोला है तुमने हमारे साथ। मालूम था ना तुझे कि तेरी बेटी शीतल कभी माँ नहीं बन सकती, फिर भी तूने हमको कुछ नहीं बताया। लेकिन तू तेरी बेटी को जिस डॉक्टर के पास लेके गई थी, उसी डॉक्टर के पास मैं उसे दिखाने को लेके गई थी। उस डॉक्टर ने ही मेरे को बताया कि तू उसे उसके पास लेके जाती थी करके। फंसाया है तूने, फंसा के तूने मेरे बेटे के गले में डाली है तेरी बांझ बेटी है। क्या बोल रही? कौन सा मर्द बोला था? मेरे को मालूम होता ना तो पहले ही बोल देती मैं। किसी के बाप से नहीं डरती मैं। आई एक मिनट चुप रहा जा। देखो, आपने अच्छा नहीं किया हमारे साथ, ये धोखा बहुत महंगा पड़ेगा आपको। क्या? और इसका नुकसान शीतल को भुगतना पड़ेगा। क्या क्या बोला तू? तेरे को तू रुक तू। अरे मेरी बेटी को मारेगा ये? क्या करेगा रे मेरी बेटी को? क्या करेगा तू? हाँ बोल, क्या करेगा? मेरी बेटी के बारे में बुरा सोचा ना तो दोनों को काट कर रख दूंगी। झूठ नहीं साहब, ये सच है। दुर्गा बहुत प्यार करती थी अपने बेटियों से, और सेजन को तो अपने कलेजे का टुकड़ा समझती थी। उसके लिए वो जान भी दे सकती थी। दुर्गा और महादेव के बीच में किस बात को लेकर अनबन थी? अनबन क्या साहब, दारू पी के रोज मचमच करता था। वो महादेव है ना, दूसरी औरत के साथ शादी करने वाला था। दुर्गा बेचारी चुपचाप बर्दाश्त कर लेती थी। ऐसी कोई भी माँ नहीं कर सकती। ये खून या तो तांडेल बाप बेटों ने किया है या फिर दुर्गा के पति महादेव ने। तीनों को उठाओ, तीनों बताएंगे सच्चाई क्या है। ओके मैडम। सर, कॉल रिकॉर्ड्स के हिसाब से रघु ने सबसे ज्यादा कॉल परशु सावंत को किए थे, और इस परशु सावंत ने रघु से बात करने के बाद किसी पप्पू शिंदे को फोन किया था, और इस पप्पू शिंदे के मोबाइल का जो एड्रेस रजिस्टर्ड है वो विरार का है। पप्पू शिंदे। मोरे, इस पप्पू शिंदे को उठाओ। अब ये पप्पू शिंदे हमें बता सकता है कि परशु रघु के बीच में क्या डील हुई थी। सब बता रहा हूँ, सब छोड़ दो, सब बता दो, सब बता दो, सब बता दो। बोल साहब, वो परसों ही मेरे पीछे पड़ा था, बोला 24 किलो गहने उसको बेच के दे दे करके। तो तूने बेच के दिया? नहीं साहब, कैसे बेचता है? वो ज्वेलर्स बोल रहे कि सब माल नकली करके। ये रघु यादव कौन है? सब नहीं जानता इनको मैं। 13 नवंबर की रात को कहाँ था तू?
ज्वेलर्स की दुकान में उसके साथ में बैठ के पूरी रात एक एक गहना चेक कर रहा था साहब। मोरे, दुकान को अच्छी तरह से चेक करो और देखो कितना चोरी का माल मिलता है। क्या हुआ साहब? मुंबई की पुलिस अब रघु मर्डर केस को समझ चुकी थी। रघु यादव ने परशु सावंत को वो गहने बेचने के लिए दिए और परशु ने आगे वो गहने पप्पू को दिए और पप्पू ने मगनलाल ज्वेलर्स को। लेकिन मगनलाल का कहना था कि गहने नकली थे। शायद परशु को इस बात पर गुस्सा आया और उसने रघु की जान ले ली। लेकिन सवाल यह था कि क्या गहने वाकई नकली थे या फिर बीच में किसी ने असली को नकली बना दिया था। महादेव घर पे? साहब वो अभी तक बाहर गांव से आए नहीं है। फोन लगा उसे। किया था साहब, फोन बंद आ रहा है, चार्जर भी इधर के ही भूल गए। अच्छा, बाजू लो। अरे साहब, बाजू लो। अरे मैडम, मैं बोल रहा हूँ ना साहब। अरे आप क्या कर रहे हो? अरे इकडे बघा। बरं मैडम, इकडे थांबा। अरे कहाँ जा रहे हो? आप बोल रहे हैं? शिंदे, काही सापडलं? नहीं सर। सावडे सर, काही सापडलं? नहीं सर। साहब मैं सच बोल रही थी, वो आज नहीं वो कल आने को है, बोला था मेरे को। साहब क्यों लेके जा रहे हो? क्या कर रहे हो साहब? क्या हुआ साहब? हमने क्या किया है? कुछ नहीं किया। अरे क्या हुआ साहब? इंस्पेक्टर, तुमको मालूम नहीं तुमने किसको उठाया है? मेरी पहुंच बहुत ऊपर तक है। रेगे अपनी पहुंच दिखाओ इसको जरा। सावडे राव। हमको क्यों मार रहे हो साहब? हमने कुछ नहीं किया, जाने दो हमको प्लीज। तुम दोनों के पास मोटिव तो है दुर्गा को मारने का। तुझे तो जमीन चाहिए थी ना कोल्ड स्टोरेज के लिए, जो तेरे पॉलिटिकल कनेक्शन के बाद भी दुर्गा की वजह से मिल नहीं रही थी। और तू, तेरी शादी तो एक ऐसे लड़की से कर दी थी जिसको ना बच्चा हो रहा था और ना ही दुर्गा के डर से तू उसे छोड़ पा रहा था। ये वजह से तुम मछुआरों की बस्ती में पहुंच गए थे। चलो अब आगे की कहानी जब दिल करे तब सुना लेना। रेगे मदद करेंगे तुम्हें याद करने में। ज्यादा मत सोचना, वरना ऊपर की पहुंच तो छोड़ो, जमीन पर चलना तक भूल जाओगे। रेगे, जिस औरत ने अपने बलबूते पर 3-3 लड़कियों को पाला है, उसमें से 2 की शादी करवाई है, इसका मतलब है जो हमारी नज़र में है उससे कहीं ज़्यादा है और जो तांडेल परिवार से बाहर है। अगर ये महादेव कल तक नहीं मिलता है तो उसका अरेस्ट वारंट निकालो और जहाँ भी है उठाओ वहाँ से। और एक बात, ये दुर्गा और महादेव, इन दोनों के रिश्ते की सच्चाई हमें सिर्फ एक ही इंसान बता सकता है और वो है रकमा काकी। मैडम, दुर्गा ने अपनी हिम्मत से 2 लड़कियों की शादी भी करी, लेकिन महादेव ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। क्यों? क्या चाहता था वो? तलाक। अरे पागल हो गया आदमी। अरे तेरी बेटी की शादी होने जा रही है अभी सेजल की, और तू शादी मनाएगा? अरे गांव वाले हंसेंगे तेरे पे। ये दुनियादारी तू देख, मेरे को मतलब नहीं इससे। कागज पर सही कर। ये तो इतना बड़ा वकील किया ना मैंने कि तेरे घर का हांडा बर्तन कुछ बचेगा नहीं। रास्ते पे आएगी तू, सही कर। ठीक है, साइन करती मैं। हाँ, तेरे कागज पे साइन करती, लेकिन सेजल की शादी के बाद। कोई नहीं है। मैडम वो मेरी वाइफ को किधर है? 8 साल से अलग रह रहा हूँ मैं। वो वोट, वो गाले, वो सब कुछ मेरा है। और गांव में बोलती फिरती थी कि वो सब उसका है। फिर भी मैडम मैं चुप रहा, मैं कुछ नहीं बोला। जिस घर में रहती थी वो घर भी मेरा।
उसका सारा खर्च भी मैं उठाता था। तुझ पे बोझ बन गई थी इसलिए मार डाला ना उसे? मैडम मैं क्यों मारूंगा उसको? तो फिर दुर्गा जंगल की तरफ गई थी, तब तेरा मोबाइल का लोकेशन भी जंगल का आ रहा है। क्यों गया था उधर? मैडम मैं दारू पीने के लिए गया था। अभी इसके अंदर भी मैं कानून तोड़ा क्या? सवाल नहीं पूछने का, सिर्फ जवाब देने का। सच बोल, दारू पीने गया था या खरीदने भी गया था? नहीं, एक बोतल पिया और एक खरीद के लेके गया था। इसका मतलब है मैडम, बाद में दुर्गा को जंगल में मिला और उसे जबरदस्ती दारू पिलाई। उसके बाद इसने दुर्गा को मार डाला और उसके गहने लेकर भाग गया। अब ये दूसरी शादी करेगा और वही गहने अपने नई बीबी को पहनाएगा। हाँ, काय बोलता है वो? अरे वो नकली गहनों के लिए मैं उसको काय को मारेगा? नकली गहने मतलब? मैडम वो दुर्गा जो गहने पहनती थी वो सब नकली थे। महादेव के मुताबिक दुर्गा के गहने नकली थे, लेकिन पुलिस ये बात मानने को तैयार नहीं थी और उसी वक्त मुंबई पुलिस ने परशु सावंत को ढूंढ निकाला। सब बता दो। सब रघु मेरे को बोला कि गहने असली है, लेकिन गहने नकली निकले। मेरे को डाउट हुआ कि उसने गहने बदली किए। मैं उसको पूछने के लिए गया तो मेरे ऊपर ही इल्जाम डालने लगा कि तूने ही गहने बदली किए। तब गुस्से में हाथापाई हो गई और मैंने मार दिया उसको। गहने कहाँ से चोरी हुए थे? सब विरार से। बोरे, विरार पुलिस स्टेशन में पता करो गहने को लेकर ऐसा कोई केस दर्ज हुआ है क्या? ओके सर। मैडम, मुंबई के कालबा देवी रह के एक ज्वेलरी शॉप पे मुंबई पुलिस को रेड में ये गहने मिले। सारे गहने नकली है, बस इनके ऊपर सोने का पानी चढ़ा हुआ है। इनकी रीसेल वैल्यू कुछ नहीं है। तो ज्वेलर ने ये सारी ज्वेलरी ली क्यों? वो गहने साहब मुझे इसलिए दिए थे साहब। अभी कहाँ से आए मुझे नहीं मालूम साहब। शिंदे, हाँ सब 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 बताओ सब। उधर के पुलिस को मैंने सब कुछ बता दिया साहब। वो गहने मेरे को रघु ने दिए थे और देते हुए बोला कि उधर के किसी आदमी ने उसको वो गहने दिए थे और उस औरत का करीबी रिश्तेदार है। कौन था वो आदमी? अब सच बोलो, दुर्गा को क्यों और कैसे मारा? मैम, मैं मिला था उस दिन दुर्गा काकी को। अरे काकी, तू समझती काय को नहीं है। मैं अगर मेरे हिस्से का पैसा मेरे पार्टनर को नहीं देगा ना, तो मुंबई के मेन मार्केट में है वो दुकान, वो मेरे हाथ से चली जाएगी और इसकी वजह सिर्फ तू होगी, क्योंकि तू बोली थी ना मेरे को पैसा देगी। अरे पर मैं कब बोले नहीं दूंगी? मैंने सुना है कि मुंबई में ना लोगों को ले ही अड़ा बनाते हैं। हाँ, तू उसको बोल दुकान बेचने को। देख उसकी कैसे हवा जाती है। यही पैसा अगर वो अनिल बाबू या अजीत बाबू मांगते ना, तो ये फटक से कहीं से भी एडजस्ट करके दे देती। मैं गरीब घर का है ना सेजल, मैं गरीब घर का, इसलिए ये नहीं दे रही मेरे को पैसा। अरे बाबा, तू ऐसा काय को बोलता है? नहीं चाहिए मेरे को तेरा पैसा, नहीं चाहिए। अरे रवि, रवि! ए देवा, सही बोलता है रवि। तू उसको इसलिए पैसा नहीं दे रही है क्योंकि वो गरीब है। अनिल या अजीत भाव होते तो फट से पैसा निकाल के देती तू उनको। सेजल, अरे सेजल! मेरे को और सेजल को लग रहा था कि दुर्गा काकी को मुझे पैसे देने का मन नहीं है, पर से मुंबई से मेरे पार्टनर ने पैसे देने का आखिरी डेट दिया था। तब मैंने और सेजल ने ही प्लान बनाया कि दुर्गा काकी के गहने चुराने का और उसे बेच देने का। तो मैंने और सेजल ने जैसे प्लान बनाया था, वैसे उस दिन वो घर पे चली गई। इधर गई थी तू? हाँ, कब से फोन ट्राई करी तेरे को? आई, तूने जो रवि के साथ किया है ना, वो बहुत गुस्सा है मेरे से। बोलता है मुझसे शादी भी नहीं करेगा। अरे तो फिर अच्छा है ना, तू काय को रो रही है रे? हाँ, उस निकम्मे के लिए? अरे लालची है वो, लालची। पैसों के लिए शादी कर रहा था तुझसे, खुशियां मना भी। आई, तू समझती क्यों नहीं है? अगर वो मुझसे शादी नहीं करेगा तो कल मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं बचूंगी। क्या मतलब? अरे बोलना, क्या हुआ? अरे बोलना, बोल कुछ। मैं पेट से हूँ, उसके बच्चे के माँ बनने वाली। अरे अरे इतनी आग लगी थी कि तेरे को? हाँ? उठ, रवि कहाँ है अभी? बस स्टैंड के पास वाले जंगल में बैठ के दारू पी रहा था। मुझे वहीं बुलाया था, वहीं होगा। अगर तुझे गहने मिल गए थे तो दुर्गा को मारा क्यों? उसने मेरा चेहरा देख लिया था। रवि, रवि कहाँ हो तुम? रवि,
तू मेरे को क्यों मार रहा है? मैं क्या किया? मैंने तो तेरे लिए बहुत कुछ किया ना, सब भूल गया तू? मत मार मेरे को मत मार। ये सोने के वास्ते मारता मेरे को? ये ले, ये भी ले ले, ये सब ले ले। हाँ, ये चाहिए, सब ले ले तू। मेरे को छोड़ दे मेरे को, ये सब लेके जा तू। तेरे को सोना नहीं चाहिए? लेकिन जिस वक्त हमको पता चला कि वो गहने नकली है, उस वक्त हम दोनों को बहुत दुख हुआ। ये दुख तो बहुत कम है, अब तो तुम्हारे दुखों की शुरुआत होगी। तुम जैसे लोगों के लिए जेल अच्छी जगह है, जो किसी को मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचते। साहब किधर? साहब हो रहे? मेरी मदद कीजिए साहब, मेरी मदद कीजिए। क्या हुआ? क्या मसला क्या है? साहब मेरे पीछे है। कौन है? बताइए, कौन आपको मारना चाहता है? भूत मुझे मारना चाहता है साहब। भूत? हाँ। देखिए, भूत कुछ नहीं होता है। आपके साथ किसी ने मजाक किया होगा। नहीं साहब, ये मजाक नहीं है, सचमुच में एक भूत मेरे पीछे पड़ा है। आप मेरी कंप्लेंट लिख दीजिए ना। किसके खिलाफ लिखूं मैं कंप्लेन? भूत के खिलाफ? मैंने आपसे कहा ना, भूत ऐसी कुछ नहीं होता है, आप घबराइए मत। आपको मुझ पर भरोसा नहीं है ना, तो आप मुझे जेल में डाल दीजिए, किसी भी केस में अरेस्ट करके मुझे अंदर डाल दो साहब। कम से कम मैं वहां सेफ तो रहूंगा। डर, ये एक ऐसी नकारात्मक भावना है जो जिंदगी में किसी न किसी मोड़ पर कभी न कभी हमें अपने चंगुल में फांस ही लेती है। एक ऐसी भावना जिसका सामना हम में से कोई नहीं करना चाहता, और अगर कभी हम इससे घिर जाएं तो हम परेशान हो उठते हैं, बेचैन रहते हैं, एक एक पल काटना मुश्किल हो जाता है। लेकिन हर दर्द का एक कारण भी होता है, कहानी होती है, और अगर हमारे इस दर्द से जुड़ी कोई कमजोरी किसी को पता चल जाए तो वो इसे हथियार बनाकर हमारे खिलाफ इस्तेमाल भी कर सकता है। सर, मेरे पिताजी श्री द्वारका प्रसाद जी। बुरे। थैंक यू सो मच सर, उनका ख्याल रखने के लिए। ठीक है, मैं उनको ले जा सकता हूँ? या प्लीज। थैंक यू। पापा, चलिए घर चलते हैं। मैं हूं ना, मेरे रहते आपको कोई क्या कर सकता है? चलिए। नहीं साहब, साहब मुझे घर नहीं जाना साहब, मुझे बचा लीजिए साहब, मुझे घर नहीं जाना है, वो भूत मुझे मार डालेगा साहब। पापा घर चलिए ना प्लीज, मम्मी बहुत परेशान है। नहीं साहब, आप मुझ पर विश्वास रखिए साहब, वो भूत मुझे मार डालेगा। ये सब लोग मुझे पागल समझते हैं साहब। देखिए, आपको कोई पागल नहीं समझता, ठीक है? आपका बेटा आपको लेने आया ना, आपको जाना चाहिए ना, जाइए। मैं समझता हूँ ना पापा आपको, आप चलिए घर, मैं हूँ ना। सर ने भी बोल दिया अभी चलो, अभी चलो पापा। भूत मुझे मार देगा पापा, कोई नहीं मारेगा। साहब मुझे बचा लो साहब, मुझे बचा लो साहब, भूत मारेगा। क्या गया मुझे? हाँ, पुलिस स्टेशन पहुंच गए? हिम्मत कैसे हुई तेरी? अरे वो तो सठिया गया है, तुम्हें क्या हुआ है? एक बुढ़ा नहीं संभाला जाता ना तुमसे, चिपकी रहो पूरी टाइम टीवी से अपने। हार्ट अटैक भी नहीं आता। तो और क्या करूं मैं? 1000 बार बोल चुका हूँ तुम लोगों को, वो मुझे मार डालेगी। कोई भूत नहीं है, सब तेरे दिमाग में है। आइंदा भूत या पुलिस स्टेशन का नाम लिया ना, तू तेरी खाल खींच लूंगी, समझा? अब कोई भूत नहीं, मैं मार डालूंगी तुझे, मैं। सब इंस्पेक्टर राजवीर सिंह स्पीकिंग। ठीक है, हम आते हैं। जनाब, नजफगढ़ थाने से कॉल था, मित्राओं के जंगल में एक लाश मिली। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और घर वालों को इन्फॉर्म करो। जी जनाब। राजवीर,
बॉडी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आते ही बॉडी को फैमिली को हैंडओवर कर देना। माधव, थोड़ी रोने की एक्टिंग कर। ऐसे खड़े रहने से कुछ नहीं होगा। उनको लगना चाहिए कि बूढ़े की मरने का हमें बहुत दुख हुआ है। मैं आपकी जैसी ओवर एक्टिंग नहीं कर सकता। तुम फूट फूट के रो, मैं तुम्हें संभालने का काम करूँ। जनाब, मुझे लगता है कि द्वारका प्रसाद परेशानी में तालाब के पास गए होंगे जिसमें डूब के उनकी मौत हो गई। मुझे भी यही लगता है राजवीर। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने दो, उससे साफ पता चल जाएगा टाइम और कॉज ऑफ डेथ। पर मेरे दिमाग में सबसे बड़ा सवाल ये है कि इतनी दूर तालाब के बाद द्वारका जी गए क्यों? आखिर क्या वजह हो सकती है? अच्छा माँ, मैं जा रही हूँ। अरे पुत्र पुत्र पुत्र, कुछ खा के तो जाती। माँ बहुत लेट हो गई हूँ, वहाँ जाके खा लूंगी। अच्छा ध्यान से जाना। बाय बाय। मुझे पता है तूने क्या किया था, माफी मांग ले। क्या हुआ? क्या हुआ? एक तरफ द्वारका प्रसाद का डर और उनकी मौत, और दूसरी तरफ रमोना का डर। क्या इन दोनों के डर के तार एक दूसरे से जुड़े हुए थे? क्या रिश्ता है इस कहानी में उनका? क्या समानता है उनके इस डर के पीछे? पुलिस अब इस डर के पीछे पनप रही जुर्म की कहानी को बारीकी से जांचने में जुट गई। द्वारका प्रसाद की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। इसके मुताबिक जिस दिन वो घर से निकले थे उस दिन शाम 3 और 4 बजे के बीच उनकी मौत हुई पानी में डूबने से। बॉडी पे कोई स्ट्रगल के निशान नहीं है। मुझे लगता है या तो ये सुसाइड है या तो फिर एक्सीडेंट है। मुझे नहीं लगता ये एक्सीडेंट है। जो बंदा पुलिस स्टेशन में आकर ये कंप्लेन करता है कि उसके पीछे भूत लगा है और वो उसे मार देगा, वो भला तालाब के सामने अकेला क्यों जाएगा? कुछ तो गड़बड़ है। एक काम करते हैं, उनके फैमिली से जाकर पूछताछ करते हैं। कल रात से आपके पिता गायब और हमें उनकी बॉडी मिलती है। इस बीच आपने मिसिंग कंप्लेंट क्यों नहीं लिखवाई? हर रोज शाम को वो घूमने जाते थे अपने दोस्तों से गप्पे मारने। कल बहुत देर तक वो वापस नहीं आए। वक्त बीतता गया, रात हो गई। सुबह हम आपके पास आने ही वाले थे, तब तक ये समाचार आ गया। तो आपने उन्हें फोन पर कांटेक्ट करने की कोशिश क्यों नहीं की? सर, हम उन्हें फोन नहीं दे सकते थे। उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी। कभी भी किसी को भी फोन कर देते थे, गालियां देने लगते थे। तो आपने उन्हें डॉक्टर को दिखाया? सर, डॉक्टर को दिखाया था हमने। क्या कहा डॉक्टर ने? क्या बीमारी तूने? कौन सी दवाइयां दी जा रही तूने? अरे पापा जी ने सुसाइड किया था सर, और दवा खा के नहीं किया था, पानी में डूब के किया था। अब बार बार दवा के बारे में क्यों पूछे जा? सॉरी सर, ये भी अपना पिता को है मैंने। समझ में नहीं आ रहा ये सब अचानक से कैसे हो गया। अभी भी शॉक से निकल नहीं पाया हूं मैं। दवाइयां कौन सी थी बताएंगे आप? हाँ, मैं लेकर आता हूं। सब आजकल वो अजीब सी हरकतें करते थे। कहते थे कि कोई बच्ची का भूत उन्हें डरा रहा था। द्वारका प्रसाद, तू मरने वाला है, बहुत बुरी तरह मरने वाला है। कौन है तू? मैं? हाँ। रुक 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 रुक। आप इस घर की बहू हैं। क्या आपने कभी अपने ससुर के बिहेवियर में कुछ अजीब सी चीजें देखी? हाँ, एक दिन बाबूजी पूजा कर रहे थे और मैं किचन में थी। द्वारका प्रसाद, अचानक से वो पूजा छोड़ के दरवाजे की तरफ गए, जैसे कि उन्हें कोई पुकार रहा था, और फिर भूत भूत करके चिल्लाने लगे। क्या हुआ बाबूजी? चल जाओ, कश्मीर चल जाओ, भूत है। कुछ भी तो नहीं है। कभी कभी वो ऐसी हरकतें करते थे। जनाब,
तालाब के आसपास के हर रास्ते के हर रेस्टोरेंट और दुकान में चेक किया, कहीं भी कोई सीसीटीवी इंस्टॉल है नहीं। कोई आई विटनेस जिसने वहां को देखा हो, या फिर द्वारका को उस तालाब की तरफ किसी ने जाते हुए देखा हो? नहीं जना, डेड एंड। मैंने द्वारका जी के घर के आसपास पूछताछ की, पता चला पिछले 1.5 महीने में उनके स्वभाव में काफी फर्क आ गया था। काफी अजीब एक्सपीरियंसेस रहे हैं लोगों में। ये द्वारका प्रसाद की डिटेल्ड एग्जामिनेशन रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के मुताबिक द्वारका प्रसाद किसी भी दवा का सेवन नहीं करते थे। फिर वो दवा जो माधव ने बताई थी वो दवा द्वारका को कभी दी नहीं गई। केस क्लियर है, ये फैमिली हमसे बहुत कुछ छुपा रही है। माफी मांग लो वरना मारी जाओगी। मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगा? हम उन्हें वो मेडिसिन दे रहे थे। अगर ऐसा है तो वो मेडिसिन तुम्हारे घर में क्यों नहीं थी? वो दवा खत्म हो गई थी, कई दिनों से मेडिकल में भी नहीं मिल रही थी, इसलिए हम उन्हें वो दवा नहीं दे रहे थे। चलो मान लेते हैं आपकी बात, लेकिन आपके पास प्रिस्क्रिप्शन तो होगा। डॉक्टर ने कौन सी दवाइयाँ प्रिस्क्राइब की थी? प्रिस्क्रिप्शन नहीं है। मतलब कोई डॉक्टर नहीं था, हम खुद ही लाए थे केमिस्ट से पूछ के। पर तुमने तो कहा था कि तुम उन्हें डॉक्टर के पास ले गए, उनका इलाज चल रहा। अभी भी कह रहे हैं कि उनका इलाज चल रहा था, पर किसी डॉक्टर से नहीं, हम खुद ही कर रहे थे उनका ट्रीटमेंट। देखिए, मुझे ज़्यादा कुछ नहीं पता। घर के कामों में कैसे वक्त निकल जाता है कुछ पता ही नहीं चलता। ये चोट कैसे लगी? वो मैं दरवाजे से टकरा गई थी। और ये निशान? वो मैं फिसल के गिर गई थी। बहाने मत बना, सीधे सीधे बता। मैं बताती हूँ, सब कुछ सच सच बताती हूँ। मैं उनकी गुनहगार हूँ, वो किसी और की वजह से नहीं, मेरी वजह से मरे। मुझे शर्म आती थी उन्हें कहीं बाहर ले जाने की, इसलिए मैं उन्हें कभी डॉक्टर के पास भी नहीं ले गई। मुझे डर लगता था कि लोग कहीं उन्हें पागल पागल करके न पुकारें। सही इलाज और दवा के अभाव से उनकी तबीयत और खराब हो गई और उन्होंने सुसाइड कर ली। ये मगरमच्छ के आंसू कहीं और के लिए बचा कर रखिए, हम इस पर विश्वास करने वाले नहीं हैं। जिस दिन मेरे हाथ में सबूत लग गया ना, उस दिन आपके गले में फांसी का फंदा पक्का है। राजवीर, नो डाउट ये हमसे बहुत कुछ छुपा रहे हैं, लेकिन इन्हें छोड़ने के अलावा हमारे पास कोई दूसरा चारा नहीं है, क्योंकि इनके खिलाफ हमारे पास कोई दूसरा एविडेंस भी नहीं है। जनाब, द्वारका प्रसाद के मानसिक संतुलन खोने के पीछे भी मुझे एक कहानी नजर आती है। एक ऐसी कहानी जिसका लिखने वाला कोई और ही है। करेक्ट राजवीर, ये कहानी को लिखने वाला वही है जो उन्हें बार बार डरा रहा था, और यही डर कारण उनकी मौत का भी है। जनाब, क्या द्वारका प्रसाद के अंदर जो डर भरा था, इसके पीछे भी माँ बेटे का ही हाथ हो सकता है? इस कहानी में कोई और भी किरदार है जिसका सामने आना अब तक बाकी है? इस मौत के पीछे का रहस्य हमें तभी पता लगेगा जब इस मर्डर के पीछे का मोटिव पता हो। आखिर इसकी मौत से किसे फायदा हो सकता है? सर, द्वारका प्रसाद की बहू रेणु डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार लगती है। शायद उससे कुछ पता चल सके, हमें उससे बात करनी चाहिए। रेणु जी, हमें आपसे कुछ पूछताछ करनी है। देखिए, मुझे घर के लिए देर हो रही है, फिलहाल मैं आपसे कोई बात नहीं कर सकती। मुझे सिर्फ आपके 5 मिनट चाहिए, आपसे बात करना बहुत जरूरी है। रेणु जी, देखो, हम जानते हैं कि आपके ससुराल वाले हमसे कुछ छुपा रहे हैं, और हम ये भी जानते हैं कि आपके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है। आप जो भी कुछ जानती हैं हमें बताइए, खासकर आपके ससुर द्वारका जी की मौत को लेकर। हाँ, वो लोग मुझे मारते पीटते हैं। बहुत चर्बी चढ़ गई तेरे को। अब से नहीं, जब से मैं इस घर में गई हूँ तब से। अब तो ऐसा लगने लगा ये मारपीट मेरी जिंदगी का हिस्सा बन गया है। मैं इन सब से निकलना चाहती हूँ, लेकिन कुछ समझ में नहीं आता है कि मैं करूँ तो करूँ क्या। मुझे ये तो नहीं पता कि मेरे ससुर जी क्यों और कैसे मरे, लेकिन मेरे ससुराल वाले से मेरे साथ ही नहीं, मेरे ससुर जी को भी बहुत बेरहमी से मारा पीटा करते थे। वो तो उनके साथ ऐसा सुलूक करते थे कि कोई किसी कुत्ते के साथ भी कभी ना करे साहब। कर साइन कर।
आखिर ये द्वारका से कौन सा डॉक्यूमेंट साइन करवाना चाहते थे? 100% ये कोई प्रॉपर्टी का मैटर लगता है। एक काम करो, रजिस्ट्रार ऑफिस से पता करो कि द्वारका के नाम पर कोई प्रॉपर्टी थी या नहीं। जी सर। मैडम आपके सारे फोटो अच्छे आए हैं, 2 दिन में ले लीजिए, पैसे बाद काउंटर पे दे दीजिए आप। तुम्हें सजा मिलेगी। रुक! किसने दिया ये नोट मुझे? मैंने दिया है। क्या हुआ इन इस नोट को? फटा हुआ है, नकली है। अरे बात बदलने की नहीं, क्या लिख के दिया तुमने? क्या हुआ? क्या तरीका कस्टमर से बात करने का? समार देखो, इसने मुझे नोट दिया, क्या लिख के दिया इसमें देखो। क्या क्या लिखा है इसमें? ये देखो, ये माफ कीजिएगा, हमारी वजह से आपको परेशानी हुई। अरे सॉरी, आप लोग जाइए। अरे रोको, से पूछो, उसी ने लिखा था। कहाँ गया? जनाब आपका शक सही निकला। मैंने रजिस्ट्रार ऑफिस से पता किया। 1.5 महीने पहले द्वारका प्रसाद ने 400 गज जमीन खरीदी थी तिलक नगर में, पर 4 तारीख को वो जमीन माँ और बेटे के नाम पे ट्रांसफर हो गई। 1.5 महीने पहले? यानी कि पड़ोसी हो बिल्कुल सही कह रहे थे। 1.5 महीने पहले से ही द्वारका जी का बिहेवियर में थोड़ा सा फर्क आया और जमीन भी उन्होंने उसी टाइम पे खरीदी। ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता है। मरने से 2 दिन पहले ही ये जमीन माँ बेटे के नाम पे ट्रांसफर हुई थी। जनाब मैंने उनके बेटे माधव का भी बैकग्राउंड चेक किया तो पता चला कि वो एक छोटी मोटी मार्केटिंग कंपनी में काम करता है। यानी कि चाल दोनों माँ बेटे नहीं चली है। खैर कोई नहीं, आखिरी चाल हम चलेंगे ताकि ये जाल में अपने आप खुद फंसे। गलती के लिए सॉरी बोलते हैं, माफी मांगते हैं। अंकल ने भी सॉरी नहीं बोला था, जाना पड़ा इस दुनिया को छोड़कर। कौन है तुम? कहाँ से आई हो? मैं? अरे कौन है? कहाँ गई? क्या हो गया मम्मी? अरे बुढ़ापे में थोड़ा धीरे चल। ये क्या नया ड्रामा है? वो भूत वो बाहर वो धमका रही है। ये सब लगाने से भलाई टप जाती है। तुम भी ना सठिया गई हो, बुढ़ापे में दिमाग खराब हो गया है। पापा गए नहीं कि तुम भी उन्हीं के रास्ते पे चल निकली। क्या द्वारका प्रसाद की हत्या में उन्हीं के घर वालों का हाथ था या फिर कोई और खेल रहा था ये खेल? जहां अब तक सिर्फ द्वारका प्रसाद और रमोना ही इस भूत के डर से परेशान थे, वहीं अब द्वारका प्रसाद की पत्नी केशवी को भी इस डर का सामना करना पड़ रहा था। आखिर कौन थी ये बच्ची, क्या चाहती थी और क्या जानती थी? पुलिस इस केस की जिस गुत्थी को सुलझाने निकली थी वो गुत्थी हर मोड़ पर और उलझती जा रही थी। पर इस केस में अगले मोड़ पर कुछ ऐसा होने वाला था जिससे इस केस का रुख बदलने वाला था। ये डर न जाने और क्या क्या सामने लाने वाला था। तिलक नगर में द्वारका जी के नाम पर एक जमीन है, सुना है हाल ही में तुम दोनों के नाम पर ट्रांसफर हुई है। क्यों मतलब? अब जमीन ट्रांसफर होने के लिए कोई वजह होती है क्या? पापा की इच्छा थी तो उन्होंने ट्रांसफर कर दी। वो चाहते थे कि मैं वहाँ एक घर बनाऊं और उसे किराए पे चढ़ा दूं जिसके पैसे उनके काम आ सके। कहानी तो बहुत अच्छी सुनाई है माधव बाबू, अब क्लाइमेक्स भी सुना दो। कैसे मारा अपने बाप को? कम सैलरी, ज्यादा खर्चे, कहीं ये तो कारण तो नहीं हो? नहीं मतलब वर्दी है, पावर है, तो आप जो चाहे वो करेंगे। मुझे ही मेरे बाप के खून के इल्जाम में फंसा दिया। सही कहा तुमने, वर्दी है, पावर है, पर उसके साथ एक और चीज है हमारे पास, अब वो है जिम्मेदारी है। चलो पॉइंट पे आता हूँ। 6 नवंबर को तुम ऑफिस से जल्दी निकल गए थे, 3 बजे करीब, और तुम्हारी मोबाइल लोकेशन भी बता रही है कि उस दिन तुम ऑफिस में नहीं थे, और तुम्हारे पिताजी का मर्डर भी करीब 4 बजे हुआ है।
अब ये बॉलीवुड की स्टोरी तो है नहीं कि इतने सारे कोइंसिडेंस एक साथ हो रहे हो। क्यों माता जी, आप लास्ट कॉल आपका था माधव को, आप क्यों चुप बैठे? अब बताओगे उन्हें क्यों मारा और किस लिए मारा? देखिए सर, हमने उन्हें नहीं मारा, ये सब बेबुनियादी बातें हैं। और मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप एक सुसाइड केस पे अपनी रोटी सेकना क्यों चाहते हैं। मैं रोटी सेक रहा हूं। चलो मान लेते तुम दोनों ने मर्डर नहीं किया है, तो एक बात बताओ, कौन से मंदिर गए थे माँ बेटे भजन गाने? देखिए सर, पापा हर रोज घंटे भर के लिए घूमने जाते थे। उस दिन भी गए थे, काफी देर तक वापस नहीं आए तो मम्मी घबरा गई, तो हम दोनों उन्हें साथ में ढूंढने निकल गए। और वैसे क्या आपने हमें उन्हें धक्का देते हुए देखा था या कहीं ले जाते हुए? जब आपके पास सबूत हो तब बात करिएगा। जनाब, मोबाइल लोकेशन के हिसाब से तो पालम विहार में। राजवीर, क्राइम करने के लिए दो चीजों की जरूरत होती है, एक मोटिव और दूसरा प्लानिंग। इस मर्डर के पीछे चाहे इनका जो भी मोटिव हो, पर प्लानिंग इन लोगों ने बड़ी तगड़ी की है। ये भी तो मुमकिन है कि ये मर्डर उन्होंने ना करके किसी और से करवाया हो सकता है, और अगर ऐसा है तो वाकई में ये दोनों बड़े स्मार्ट हैं, क्योंकि उन्हें अपने कॉल रिकॉर्ड के साथ साथ इन्होंने बाकी चीजें बड़ी क्लीन रखी हैं। अब हमारा अगला कदम? राजवीर, जुर्म कोयले की खान का एक ऐसा अंधेरा है जहां सच की एक छोटी सी चिंगारी भी उस खान को रोशन करने की ताकत रखती है। बस हमें एक ऐसी चिंगारी की जरूरत है। ऐसा क्या किया था रमोना ने जिसके लिए वो माफी मांग रही थी? क्यों उसके दिल में बसे डर ने उसका मानसिक संतुलन बिगाड़ दिया था और उसका सुख चैन छीन लिया था? मम्मा, अभी क्या लिख रही हो? मम्मा, 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 क्या लिख रहे? हेलो आंटी। समर बेटा, मैं रमुना की मम्मी बोल रही हूँ। मैंने रमुना की बहुत ही फिक्र हो रही है, समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। पुत्र, तुझसे रमुना की बहुत अच्छी दोस्त हो ना, इसी वास्ते तुम्हें फोन किया है। हादसे के वक्त आप कहाँ थी? सर, मैं वो पास के बनिए की दुकान गई थी राशन लाने। संभालो, कबर्ड खोलने लॉक तोड़वाओ। जनाब, ये देखिए क्या मिला। ये सब क्या है? माँ का ही सामान होगा, वो अपने सामान को कभी हाथ लगाने नहीं देती थी। ये अलमारी खुली हुई है और इसका लॉकर भी खुला हुआ है। लॉकर में कुछ रखा था क्या? हाँ सर, इसमें 2 लाख रुपए रखे थे, पता नहीं कहाँ गए। इसका मतलब चोरी का मामला है, और उनकी हालत को देखकर ऐसा लग रहा है कि किसी ने अपने फायदे के लिए इन्हें मारा है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो, मौत की अगली वजह के सामने आ जाएगी। मुझे माफ कर दो, 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 मुझे माफ कर दो। मैंने कहा ना, मुझे माफ कर दो। जनाब, ये बाबा केशवी जी के इलाके से मिला है। ये सारे तंत्र मंत्र का सामान वही बेचता है इस इलाके में। मैंने ही दिया है ये सामान उस औरत को, और साहब वो तो बहुत डरी हुई थी, उसको लग रहा था कि कोई भूत प्रेत उसके पीछे पड़ा हुआ है। बाकी और बहुत कुछ सामान ले गई थी वो मुझसे। तो तू बेचता है जादू टोने का सामान? हाँ, क्यों दिया था उसको सामान? साहब मुझसे तो वो बोली कोई छोटे बच्चे के अंदर आत्मा घुस गई है और वो उसे डरा रही है। जहाँ जहाँ वो जाती है वो उसका पीछा करती रहती है, उसको उसकी मौत का खतरा है उसे। तो तू लोगों के अंदर से भूत बाहर निकालता है? अब थोड़ा बहुत कुछ कर लेता हूँ। इसे अंदर लेके जा और इसके अंदर का भूत निकाल। थोड़ा बहुत नहीं, पूरा। साहब बात तो सुनिए। माधव, तुम्हारी माँ को एक बच्ची डराती थी, तुम्हें तो बताया होगा। आखिर वो बच्ची कौन थी? बच्ची?
सर मैं तो ऑफिस में ज्यादा रहता हूँ, घर पे कम। मुझे तो कुछ नहीं पता इस बारे में। और आप तो पूरे दिन घर पे रहती हैं, आपको कुछ पता है इस बारे में? सर माँ जी ने मुझे कभी किसी बच्ची के बारे में बताया ही नहीं। चलो सभी प्रोसीजर्स करके उसकी बॉडी उसके बेटे के हाथ में देते हैं, ठीक है जनाब। केशवी जी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। राजवीर, ये एक क्लियर मर्डर है। पहले उसने उनके सर पे मारा, उसके बाद उनकी हाथ की नस काट के मर्डर को सुसाइड में बदल दिया। और हाँ, ये जो चोरी हुई है ना, ये भी उस कातिल ने की है। अच्छा एक बात बताओ, माधव के बारे में तुमने कुछ खंगाला क्या? जनाब देखा जाए तो केशवी की मौत के बाद सब कुछ माधव का हो जाता है। तो जमीन जो उन्होंने द्वारका प्रसाद से जबरदस्ती अपने नाम पे करवाई, वो घर और शायद और भी बहुत कुछ। एक्चुअली यू आर राइट। माधव ने अपने प्लान में पहले अपनी माँ को शामिल किया। केशवी के पीछे जो बच्ची डराने के लिए लगाई, वो उसी ने ट्रेन की होगी। वो ना हो आसपास के लोगों ने उस बच्ची को उसके साथ जरूर देखा होगा। पता करते हैं आखिर बच्ची चाहती क्या है। तुम मुझे माफ क्यों नहीं करती? क्या चाहती हो मुझसे? ऐसे नहीं मानोगी तुम, है ना? नहीं छोड़ोगी ना मेरा पीछा? मुझे पता है क्या करना तुम्हारे साथ। कितनी बार माफी मांगी थी तुमसे। ये लो। रमोना, आखिरकार रमोना की जिंदगी ने भी डर के इस मायाजाल के सामने घुटने टेक दिए। इस डर ने ऐसा तांडव मचाया कि रमोना को मौत जिंदगी से बेहतर लगने लगी। आखिर इस डर की वजह क्या थी? क्या सच्चाई छिपी थी इस डर के पीछे? कौन खेल रहा था ये डर का खेल? और जिस भूत से सब इतने डरे हुए थे, वो किसका भूत था? कौन था इस भूत के ड्रामे का मास्टरमाइंड? और इन सब का रमोना से क्या कनेक्शन था? इस केस में हर सवाल का जवाब एक डेड एंड पर जाकर खत्म हो रहा था। जरूरत थी तो सिर्फ उस एक लीड की जो इस केस को अपनी मंजिल तक पहुंचा सके, और पुलिस इसके लिए हर मुमकिन कोशिश में लगी हुई थी। आजकल डरी हुई रहती थी। पता नहीं वो क्या चीज थी जो इसे इतना डरा रही थी। आपने इन्हें कभी डॉक्टर से दिखाया था? दिखाया था सर, पता नहीं से क्या हो गया। हमने इसे बहुत समझाया कि भूत कुछ नहीं होता, ये सब इसका वहम है। आप कौन? रमोना के बॉस है। सर ये फोटो मिला यहाँ पे। इस फोटो में जो है आप पहचानते हैं? नहीं, मैंने इसे कभी नहीं देखा। आप? मैंने भी इसे नहीं देखा। इसे एविडेंस के लिए रख लो। जी सर। उस घर के आसपास इस औरत के साथ किसी बच्चे को देखा था कभी? नहीं साहब। और पिछले मंगलवार उस घर में किसी को आते जाते देखा कभी? पिछले मंगलवार हाँ साहब, एक औरत को देखा था। बड़ी जल्दबाजी में निकलते हुए आई थी। हाथ में उसके एक बड़ा सा बैग था। करीब 28-30 साल की होंगी। पहचान लोगे उसे? हाँ साहब, जरूर पहचानेंगे। स्केच बनाने में हमारी मदद करोगे? हाँ साहब, जरूर करेंगे। जनाब स्केच रेडी है। तो स्केच में जो चेहरा सामने आया है बहुत ही शॉकिंग है। ये देखिए। रेनू? सर उस दिन काफी देर तक डोरबेल बजाते हुए जब किसी ने दरवाजा नहीं खोला, तो मैंने खुद के ही चाबी से दरवाजा खोल के अंदर गई। मैंने जब उनको पूरे घर में ढूंढते हुए इस रूम में गई तो माँ जी, मैंने देखा कि उनकी लाश पहले से ही पड़ी हुई है। पहले तो मैं बहुत डर गई थी, लेकिन फिर मुझे लगा कि ये मौका अच्छा है। मैंने खुद के ही घर में चोरी करी, क्योंकि ये पैसे मेरे माँ बाप के बहुत मेहनत के थे जो इन्होंने दहेज में मांगा था। मुझे लगा इस तरह मेरे घर वालों पे जो कर्ज है वो थोड़ा कम हो जाएंगे। सर मेरा यकीन मानिए, मैंने अपने सास को नहीं मारा। जैसे मैंने उनकी लाश देखी, मैंने अपने पति माधव को कॉल किया, फिर सीधा आप लोगों को बुला लिया। ठीक है, तुम जा सकती हो। राजवीर, क्राइम सीन पे रेनू मौजूद थी और सास के टॉर्चर के बाद उसे मारने का मोटिव भी बनता है। और हाँ, इसके पास ये कांड करने के लिए अच्छा खासा वक्त भी था। अगर इसकी बात को सच मान भी ले
तो इसके घर से किराना दुकान जाके वापस आने के लिए कम से कम 20 मिनट तो लगते हैं, पर इतने कम समय में बाहर से कोई आके इतनी सफाई से खून करके चला जाए, इम्पॉसिबल है। हाँ, हो सकता है कि द्वारका जी का मर्डर भी इसी ने किया हो, इस पर नजर रखो। सर, एक लड़की है रमोना जिसने नस काटकर आत्महत्या की है। उसके घर से ये फोटो मिली है। 2012 में इसके सास ससुर इसके गायब होने की कंप्लेन आपके थाने में लिखवाई है। मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए। 2012 की मिसिंग कंप्लेंट फाइल निकालो। जनाब। माधव की पहले भी शादी हुई थी। इसका मतलब ये केस दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। अब हाथ लगी है बंद ताले की चाबी। ये फैमिली हमसे बहुत कुछ छुपा रही है। बोल बोल, क्यों छुपाया तूने कि तेरी पहली शादी हो चुकी है? हाँ, तुझे क्या लगा हमें पता नहीं चलेगा? हाँ, सिर्फ बताता हूँ, मैं बताता हूँ। बोल। क्या बताता सर मैं आपको? वो अच्छी औरत नहीं थी सर, घर छोड़ के भाग गई थी हम सबके मुंह पे काले पोत कर। कैरेक्टरलेस औरत थी सर वो। चल माना कि वो कैरेक्टरलेस थी, अब वो घर छोड़कर भाग गई थी, पर तेरे माँ बाप को ऐसा क्यों लगता था कि वो भूत बन गई है? हाँ? और इस बात को लेकर वो हमेशा डरते थे। हर डर के पीछे कोई ना कोई काली कहानी छुपी होती है, और हो ना हो इस डर के पीछे भी तेरी पहली बीवी साधना की मौत की कहानी छुपी है। बोल, क्यों मारा उसे तूने? बोल। सर मैं सच कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता था कि वो कहाँ है। इसे पहचानता है? ये भी तेरे माँ बाप की तरह भूत से डरती थी, और इसकी भी मौत हो चुकी है। मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। मैं आपसे कह तो रहा हूँ सर कि इस सब के पीछे साधना के माँ बाप का हाथ है। उन्हें कभी अपनी बेटी की गलती तो दिखी नहीं, बस उसके गायब होने का इल्जाम हम पर थोपते रहे। साधना, तुम मेरी बात सुनो, अपने माँ बाप से बात करो। क्या मेरी आवाज सुनाई दे रही है तुमको? ये सब क्या हो रहा है? पाखंडी को लेकर जाओ, देखे चलो इन्हें। आप दोनों को हमारे साथ थाने चलना पड़ेगा। माधव की फैमिली के साथ आप लोगों की कैसे रिश्ते थे? सर उन्होंने हमारी बच्ची को बहुत तकलीफ दी थी, बात बात पर टॉर्चर करना, उसे मारना पीटना। तो आप लोगों ने कंप्लेंट क्यों नहीं लिखाई? सर बदनामी के डर से मैं कभी कंप्लेंट लिखा ही नहीं सका। कैसी बदनामी? सर उसके परिवार के खिलाफ अगर मैं कोई केस करता तो मेरी बच्ची का घर टूटता ना साहब। सब कुछ जानते बूझते हम हमेशा चुपे रहे सर। हमारी बच्ची के गायब होने तक वो लोग नवादा में ही थे, और जब वो गायब हो गई तो यहाँ से मकान बदलकर उत्तम नगर चले गए। जब मैं आप लोगों के घर आया था तो क्या चल रहा था वहाँ? साहब, हमने तांत्रिक को इसलिए बुलाया था, हम अपनी बच्ची की आत्मा से बात करना चाहते थे। 5 साल हो गए, पता नहीं हमारी बच्ची के साथ क्या हुआ, क्या बीती, क्या गुजरी। हम उससे बात करके पता करना। अच्छा, इसे पहचानते आप? नहीं साहब, इसे तो पहली बार देखा है। ठीक है, अब केस की गुत्थी पुराने घर नवाड़ा जाके ही सुलझेगी। दरवाजा तोड़ो। जनाब, जनाब ये देखिए, इस जगह को खोदो। उन्होंने कंकाल साधना का ही होगा। वो तो सर बोलता सर लाख कोशिशों के बाद साधना के माँ बाप दहेज नहीं दे रहे, और वो भी हमारे टॉर्चर सहन कर लेती। ना घर छोड़ के जा रही थी, ना पैसे ला रही थी,
जब हमने उसे ज्यादा तंग करना शुरू किया तो उसने खुदकुशी कर ली। हम डर गए थे सर, मिसिंग कंप्लेन लिखा दी और फिर वो घर छोड़कर चले गए। ये बता, ये तेरी पहली बीवी साधना से क्यों डरती थी? सर मैं जो कुछ भी जानता था आपको सब सच सच बता दिया। मैं आपसे पहले भी कह रहा था सर, इस सब के पीछे साधना के माँ बाप का खेल। खिलाड़ी तो तू भी छोटा नहीं है, इसकी बात में सच्चाई है। अनु दीपेश से बहुत प्यार करती थी। इसने अपना प्यार खोया और मैंने अपने बच्चे। साधना ने तो खुदकुशी की थी, फिर उसका बदला तुमने क्यों लिया? माधव के घर वालों ने साधना के पूरे घर वालों को दहेज के लिए परेशान करके रखा हुआ था, और जब वो इस चीज में नाकामयाब रहे तो उन्होंने बहुत गंदा और घिनौना खेल खेला। मैं एक दिन दीपेश के घर गई, वहां मैंने देखा कि दीपेश पागलों जैसे बैठा था। तुम कुछ बोलते क्यों नहीं दीपेश? कुछ तो बोलो दीपेश, मेरी तरफ देखो। दीपेश मुझे घबराहट हो रही है वैसे। अंकल जी, ये दीपेश क्या हुआ? अंकल जी बोलिए ना प्लीज। अंकल कुछ तो बोलिए। आंटी जी आप तो कुछ बताइए। आंटी जी ये दीपेश को क्या हुआ? आंटी जी बोलिए ना। कोई मुझे कुछ बताता ही नहीं। आंटी जी बोलिए ना, कुछ तो बताइए मुझे। और तभी मुझे आंटी के हाथों में एक फोटो मिली जिसमें दीपेश और उसी की बहन साधना की नंगी फोटो थी। लेकिन ये सब 5 साल बाद क्यों किया? सब हम तो चुपचाप बैठ गए थे, अपना नसीब समझकर जहर का घुट पी लिया था। लेकिन जैसे हमारा बेटा हमारे सामने आया और जिस हालत में आया, पता नहीं कितने दिन वो भूखा प्यासा पता नहीं कहाँ कहाँ सड़कों पे घूमता रहा होगा। इतनी बड़ी दाढ़ी देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मेरा खून खौल उठा। दीपेश की ऐसी हालत देखकर उसी वक्त मैंने तय कर लिया था कि दीपेश के परिवार को इंसाफ में दिला के रहूंगी। मैंने माँ जी के साथ मिलकर एक प्लान बनाया। रमोना को क्यों और कैसे मारा? मैंने रमोना को नहीं मारा, मैंने एक छोटी बच्ची को हायर किया और रमोना को डराना शुरू कर दिया। हमने सोचा था कि द्वारका, केशवी और रमोना को इतना डरा देंगे कि वो सुसाइड कर लेंगे। मैंने मैजिकल पेन से लेकर उसे डराया। और वही हुआ, उसने खुदकुशी कर ली, क्योंकि हमें पता चल चुका था कि उसने ही माधव के साथ मिलके वो पिक्चर को मॉफ किया था। लेकिन जब द्वारका और केशवी ने सुसाइड नहीं किया तो हमें उन्हें मारना पड़ा। और द्वारका को कैसे मारा? मुझे शक था कि वो बहुत डरा हुआ है, मंदिर में और तांत्रिक बाबा के चक्कर में घूम रहा था। और मैंने एक प्लान बनाया, उसे कांटेक्ट किया, उसे जंगल में बुलाया और मैंने उसे कहा आप ना बिल्कुल चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। वो बाबा जी है ना, वो सब ठीक कर देंगे। हाँ हाँ, वो आत्मा को भगा देते हैं, मेरे पे भरोसा रखोगे ना तो सब ठीक हो जाएगा। फिर हम तालाब पर गए, यहाँ अनु पहले से मेरा इंतजार कर रही थी। मुझे यहाँ क्यों लाया है? ये कौन है? तुमने मेरी बेटी को मारा था ना? हाँ, अब और केशवी को क्यों और कैसे मारा? एक दिन मैं उनके घर गई। आप? जी आपके लिए बाबा जी ने जड़ी बूटी भेजी है, ये। आइए ना, अंदर आइए। ये जड़ी बूटी ना घर में जलाइएगा और इसका सारा धुआं अपने घर में। अब हम बस माधव को मारने ही वाले थे कि आप आ गए। तुम दोनों उनसे भी बदतर इंसान बन गए। गलत रास्ते हमेशा गलत मंजिल की तरफ लेकर जाते हैं। लालच एक दलदल है जिसमें एक बार पैर पड़ गया तो फिर धंसता ही जाता है। डोमेस्टिक वायलेंस यानी कि घरेलू हिंसा एक संगीन अपराध है।
पैसे की लालच ने द्वारका प्रसाद के परिवार को ऐसा अंधा बना दिया था कि वो जिंदगी की कीमत ही भूल गए। रमोना भी इसी लालच का शिकार थी। चंद पैसों के लालच में वो एक ऐसे जुर्म का भागीदार बन गई जो काफी संगीन था, जिसने कई जिंदगियां झुलसा कर रख दी और आखिरकार इसी आग ने उसे भी राख बना दिया। दूसरों के पैसों पर नजर रखने की सोच जब तक इस समाज में रहेगी, तब तक जुर्म को हवा मिलती रहेगी और जिंदगियां मौत की भेंट चढ़ती रहेंगी। बहू हमारे घर की लक्ष्मी होती है। वो अपनी दुनिया, अपने माता पिता को छोड़कर अपने पति के घर गई सपने लिए आती है, लेकिन दौलत की चाहत उस पर जुल्म तोड़ती है और इसके भयानक अंजाम सामने आते हैं। लेकिन इस सिलसिले को रोकना होगा, इस सोच को बदलना होगा और समाज की हर बहू और बेटी को डर का नहीं बल्कि खुशी का माहौल देना होगा। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में जुर्म की एक और कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।